उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल 2025 द्वारा यहां पर दिया गया है बच्चों कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस, यानी कि 2025 में जो बोर्ड एग्जाम में बच्चे बैठने वाले हैं क्लास 12th के, उनको क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है मैथ्स के अंदर, वो सारी चीजें आज डिस्कस करने वाला हूं। देखिएगा कि कौन से चैप्टर से, कौन से पोर्शन से कितने कितने मार्क्स का आपका जो है पूछा जा रहा है बच्चों, ताकि आप अपनी ओवरऑल प्रिपरेशन को बेहतर कर सकें। यानी कि कोई चैप्टर्स अगर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको ये जो अभी मैं बताने वाला हूं सिलेबस का पार्ट, उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या तो नहीं छोड़ना है और ये तो करना ही करना है। और अगर 100 में से 100 आप पाने का सपना देख रहे हैं तो बच्चों सिलेबस को हमेशा पूरा कवर करो और पीवाईक्यूज को पूरा का पूरा लगाओ। तो फिलहाल पीवाईक्यूज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी हम बात कर लेते हैं सिलेबस की। देख लेते हैं भाई सिलेबस में क्या क्या है हमारे पास। तो सबसे पहले हमारे पास पूरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कुल मिलाकर आपकी 6 यूनिट आपको दिखाई दे रही होंगी, राइट। इन 6 यूनिट्स के अंदर अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो सबसे पहली यूनिट है संबंध और फलन, जिसके अंदर आपके पास 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं। संबंध और फलन के अंदर 2 चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर होता है बच्चों, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2। ठीक है, यहाँ पर ये दो, इन सब के चैप्टर की हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, पूरा सिलेबस क्या है। चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 मिलाकर 10 नंबर का आपसे पूछा जाता है। फिर आता है बच्चों बीज गणित, ठीक है, एलजेब्रा, एलजेब्रा इंग्लिश में एलजेब्रा बोलेंगे इसको, ये है रिलेशन एंड फंक्शन। देन एलजेब्रा, एलजेब्रा के अंदर आपको क्या पूछा जाता है बच्चों, बताओ। हाँ, किसी को आइडिया है क्या कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं यहाँ पर? तो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 यहाँ पर पूछा जाता है। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4, तो इसको हम रोमन में नहीं लिखते हैं ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, ठीक है। तो 3 और 4 यहाँ पर होगा बच्चों, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर 15 नंबर के पूछे जाएंगे। तो कौन कौन से हैं चैप्टर नंबर 3 और 4? मैट्राइसेस और डिटर्मिनेंट, यानी कि आव्यूह और सारणिक, यहाँ से पूछा जाएगा आपसे। फिर कलन पे आते हैं बच्चों, यानी कैलकुलस पे आते हैं, ठीक है। कैलकुलस, कैलकुलस जो होता है आपका चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट होता है। तो चैप्टर नंबर 5, ठीक है, चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 चैप्टर मिलाकर कुल मिलाकर आपका 44 नंबर का पूछा जाता है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गए आपके 9 चैप्टर्स यहाँ पर। सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति, यानी कि वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, यहाँ से आपके जो चैप्टर पूछे जाते हैं बच्चों, ये है चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 यहाँ से पूछा जाता है। ये दोनों मिलाकर अगर ये 2 चैप्टर्स का अगर कॉम्बिनेशन देखूं तो ये 18 नंबर में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बहुत छोटा सा सिलेबस में ये पूछा जाता है, तो बहुत बढ़िया है, इसको तो गलती से भी मत छोड़ो। फिर रैखिक प्रोग्रामन, ये सिंगल चैप्टर है बच्चों आपका, चैप्टर नंबर 12, और ये है सिंगल चैप्टर, चैप्टर नंबर 13। तो रैखिक प्रोग्रामन का एक क्वेश्चन आता है आपका सीधा सीधा 5 नंबर का, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास प्रायिकता से क्वेश्चन आता है, आपके पास कितने 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है कि एक 3 नंबर का क्वेश्चन है, एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, और हो सकता है कि एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का है। 3 नंबर का तो खैर नहीं होगा, है ना। तो एक नंबर का, एक 2 नंबर का और एक 5 नंबर का, ऐसे आपको मिल सकता है, या सीधा सीधा एक 8 नंबर का मिल सकता है। तो ये आपके हो गए डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार से होने वाले हैं। अब एक एक करके देखते हैं बच्चों चैप्टर्स के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये रही पहली इकाई, पहली यूनिट, संबंध और फलन, और इसके अंदर 2 चैप्टर हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसके अंदर बच्चों संबंधों के प्रकार, सबसे पहली चीज जो क्वेश्चन बन के आएंगे आपके पास वो आएंगे संबंधों के प्रकार से, जिसके अंदर स्वतुल्य, सममित और संक्रामक, ठीक है। और इसके बाद इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपको पता है तुल्यता संबंध निकलता है। इसके बाद आपको फलनों के प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर एकैकी फलन, ठीक है, और अच्छादक फलन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो जो एकैकी नहीं होता है वही क्या होता है, बहुएकी होता है। जो अच्छादक नहीं होता वही अंतःक्षेपी होता है, ठीक है। तो ये चीजें यहां से आपको पता चलेंगी। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर परिभाषा पूछा जाएगा, परिसर क्या होती है, रेंज पूछा जाएगा, प्रांत यानी डोमेन, मुख्य मान की शाखाएं, ठीक है, मुख्य मान निकालने को, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने को आएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का के आलेख, ठीक है। बहुत सिंपल सा एकदम इसके अंदर रखा गया है। इसके अंदर जो और प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म हुआ करते थे वो हटा दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। यानी कि 2.2 जो एक्सरसाइजेस की वो हटा दी गई है। तो ये इतना ही आपका सिलेबस में है। ये सारी की सारी चीजें हम एनसीईआरटी बेस्ड, आपको पता ही है कि रेगुलर क्लासेस चल रही है मेरी, ठीक है। रात को 9 बजे, जैसे आज रात को 9 बजे भी एक्सरसाइज 1.1 में करवाने वाला हूं, तो उसको जरूर देखिएगा रोज रात को 9 बजे, ठीक है, मंडे टू सैटरडे। आगे बढ़ जाते हैं। ये रहा बच्चों चैप्टर नंबर 3, इकाई नंबर 2 है, ठीक है। इसके अंदर ये चैप्टर नंबर 3 है, ये चैप्टर नंबर 4 है हमारा। तो आव्यूह है यानी मैट्राइसेस, इसके अंदर संकल्पना, संकेतन, क्रम, समानता, आव्यूह के प्रकार, शून्य के आव्यूह कौन सा होता है, तत्समक आव्यूह क्या होता है, देन आव्यूह का परिवर्त, सम्मित और विषम सम्मित आव्यूह,
आव्यू पर क्रियाएं कौन कौन सी लगती हैं, तो योग लगता है, गुणन हो गया, और अदिश गुणन क्या होता है इसके अंदर। फिर योग गुणन तथा अदिश गुणन के साधारण गुणधर्म क्या होते हैं वो पूछा जाएगा आपसे। आव्यू के गुणन की अक्रम विनिमयता तथा अशून्य आव्यूहों का अस्तित्व जिनका गुणन एक शून्य आव्यूह है। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज है, गुणधर्म है इनके, ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे। बहुत सिंपल सिंपल चीजें, दिखने में बहुत खतरनाक सी लग रही हैं। सारणिक के अंदर देखेंगे तो एक वर्ग आव्यूह का 3x3 का सारणिक, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला 3x3 क्रम मतलब ऑर्डर की बात कर रहा है, ठीक है, कोटि की बात कर रहा है। 3x3 के कोटि के वर्ग आव्यूह तक, तो 4x4 का नहीं आने वाला है आपको, ठीक है। अगर आपको कहीं से भी बोला जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है तो आप उसको ना ही पढ़ें तो बेटर है, क्योंकि 3x3 तक का सिलेबस में ही लिखा हुआ है, तो 4x4 का कहाँ से आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। उपसारणिक तथा सहखंड सारणिकों का अनुप्रयोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने में, ठीक है। इसके बाद सहखंडज आव्यूह तथा आव्यूह का व्युत्क्रम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। संगत असंगत और उदाहरणों द्वारा रैखिक समीकरण निकाय, इसका तो मतलब समझ लो यहाँ से 8 नंबर का एक क्वेश्चन तो फंसता ही फंसता है, मतलब आप जो कर लो, ये 8 नंबर का ये रैखिक प्रोग्रामन समीकरण को हल करने का ये पूछा ही जाता है, ठीक है। भी हम आएंगे जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करेंगे ना, तो हर एक बोर्ड का अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस में लेके आऊंगा आपके लिए। फिलहाल मैं यूपी बोर्ड का यहाँ पे सिलेबस बता रहा हूँ आपको। सो इसके बाद आ जाता है बच्चों इकाई नंबर 3, और ये रहा 5वां चैप्टर, सततता और अवकलनीयता, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके अंदर सततता और अवकलनीयता के संयुक्त फलन का अवकलन कैसे होता है। देन श्रृंखला नियम क्या होता है, अस्पष्ट फलनों का अवकलन कैसे निकलता है, चरघातांकी और लघुगणकीय फलनों की संकल्पना और उनका अवकलन कैसे निकलता है, लघुगणकीय अवकलन, प्राचाल रूप में व्यक्त फलनों का अवकलन, द्वितीय क्रम के अवकलन, ये सारी चीजें इसके अंदर सिलेबस में मौजूद है। फिर आ जाते हैं बच्चों चैप्टर नंबर 6 के अंदर, जिसके अंदर अवकलनों के अनुप्रयोग के बारे में बात हो रही है। अवकलनों का अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की बात हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पे अवकलनों के अनुप्रयोग में सबसे पहला चीज क्या है हमारे पास, परिवर्तन दर, ठीक है, दर परिवर्तन के रूप में आपको मिलेगा। देन वृद्धि और ह्रासमान फलन, यानी कि आपका वर्धमान ह्रासमान फलन की बात हो रही है। उच्चतम तथा निम्नतम प्रथम अवकल परीक्षण की ज्यामिति प्रेरणा तथा द्वितीय अवकल परीक्षण उत्पत्ति लायक टूल, ठीक है। इसके बाद सरल प्रश्न पूछे जाएंगे सिंपल से आधार पे। यहाँ पर 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं, एक आपका स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा और अभिलंब का था, ठीक है, और सन्निकटन मान, ये 2 टॉपिक्स इसके अंदर थे वो हटा दिए गए। और इसी तरीके से इसके अंदर आपका एक टॉपिक आता था बच्चों, कौन सा, इसके अंदर आपका एक टॉपिक आता था रोले और मध्यमान प्रमेय का, तो वो भी यहाँ से हटा दिया गया, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपकी यहाँ से हटा दी गई। आई होप आपको इतनी बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये रहा 7th चैप्टर जो कि आपका समाकलन का है चैप्टर, और इसके अंदर सारे के सारे समाकलन के जितने भी रूप हैं सब आपको मिलेंगे। मुख्यतः ये रूप आपको दे के रखे हुए हैं, ये वाले रूप भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसे हमें बारी बारी पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। देन चैप्टर नंबर 8 पे आते हैं, समाकलन के अनुप्रयोग। तो इसके अंदर बच्चों बहुत ही हाई लेवल का चीज पूछा जाता था, लेकिन अभी वो हाई लेवल की चीज हटा दी गई है। यहाँ पर हाई लेवल की चीज क्या थी, दो वक्रों के बीच का घिरा हुआ क्षेत्रफल, यहाँ पर वो हटा दिया गया है। और समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। और विशेषता वो भी बता दिया किसके, रेखाएं, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, ठीक है, केवल मानक रूप में इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो बहुत सिंपल बना दिया है, बहुत सिंपल बना दिया अब चैप्टर 8 को। इसके बाद क्या होता था, एक वक्र और रेखा के मध्य क्षेत्र, या फिर 2 वक्रों के मध्य क्षेत्रफल, है ना, ये भी पूछा जाता था, तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था। यहाँ तो बोल रहा केवल खुद ही के अंदर का क्षेत्रफल बताना है, तो बहुत सिंपल हो जाता है ना। आगे बढ़ जाते हैं। फिर अवकल समीकरण है, ये चैप्टर नंबर 9 है बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ये है अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोटि और घात सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन अवकल समीकरण का व्यापक और विशिष्ट हल क्या होते हैं, जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या होते हैं। पृथक्करणीय चर के तरीके, किस तरीके से आपको 3 प्रकार के हल बताइए। पृथक्करणीय चर के तरीके द्वारा अवकलन समीकरणों का हल, प्रथम कोटि एवं प्रथम घात वाले समघातीय अवकल समीकरण का हल, और रेखिक अवकल समीकरण का हल। तो रेखिक अवकल समीकरण 2 प्रकार से आपको मिलते हैं, dy बटा dx और dx बटा dy के रूप में। तो यहाँ पर ये दे के रखा हुआ है। तो ये काफी सिंपल ही होते हैं, मतलब इतना टफ नहीं होता। थोड़ा सा अगर आप समझ पाते हैं चीजों को, आगे समझेंगे हम लोग, तो बहुत ईजी हो जाता है। और इसके बाद आ जाते हैं इकाई नंबर 4 पर, सदिश और त्रिविमीय ज्यामिति। तो ये चैप्टर नंबर 10 और ये रहा चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में काफी सारी चीजें थी, इसके अंदर से प्लेन तो पूरा ही हटा दिया।
प्लेन हटा दिया, सिर्फ रेखा ही रेखा बची है यहाँ पर आपके पास। तो यहाँ सदिशों की बात करेंगे तो सदिश के अंदर सारी सदिश के ऊपर जितनी भी योग धन ये वो सारी चीजें इसके अंदर है हमारे पास, पूरा सिलेबस वैसा का वैसा ही है। लेकिन इसके अंदर से ना प्लेन हटा दिया है, प्लेन नहीं है, सिर्फ रेखा ही रेखा है ना, तल हटा दिया है इसके अंदर से। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन दिक् अनुपात बताने हैं। फिर एक रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण, समतलीय तथा विषमतलीय रेखाएं, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। मेनली यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का या 8 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, मेनली यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर दो रेखाओं के मध्य कोण से क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के 2 नंबर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बहुत सिंपल सा सिलेबस है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना बच्चों। इसके बाद आपका लास्ट 2 यूनिट बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 12 और ये रहा चैप्टर नंबर 13। तो बहुत सिंपल सा है बच्चों, यहाँ पर आपके पास ज्यादा चीजें हैं नहीं करने के लिए, सीधा सीधा सुसंगत क्षेत्र आपको बनाना होगा यहाँ पर एक, और उसके अंदर अधिकतमीकरण और निम्नीकरण करना पड़ेगा, उसका न्यूनतमीकरण करना पड़ेगा। कैसे होगा वो सब हम समझेंगे इसके अंदर। इसके बाद सशर्त प्रायिकता यानी सप्रतिबंधित प्रायिकता की बात कर रहा है। प्रायिकता का गुणन नियम पूछा है, स्वतंत्र घटनाएं, कुल प्रायिकता और बेश प्रमेय। बायनोमियल हटा दिया गया है बच्चों यहाँ से, बायनोमियल जो बंटन द्विपद बंटन था वो हटा दिया गया है, बर्नौली हटा दिया गया है यहाँ से, तो वो आपको नहीं पढ़ना है क्लास 12 के अंदर। तो ये रहा बच्चों क्लास 12 का पूरा सिलेबस। अगेन बच्चों CUET के साथ साथ अगर क्लास 12 की अपनी बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो ना, संकल्प बैच लॉन्च हो चुका है, कल से चालू होने वाला है, यानी कि 5 जून से चालू होने वाला है। और मेरी मैथ्स की क्लास बच्चों शाम 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप उसके अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, चलिए जानते हैं इसके बारे में भी। तो उसके लिए बच्चों आपको आ जाना पड़ेगा फटाफट से किस पे, गूगल नेट पे, ठीक है, या गूगल पे आ जाइए, या फटाफट से अड्डा 24/7 लिखिए। अड्डा 24/7 लिखेंगे तो सबसे पहले नंबर पे वेबसाइट आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे adda247.com। ऑल कोर्सेज पे बच्चों यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे आप क्लिक कर दीजिएगा यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर देखिए 3 चीजें दिखाई देंगे, नीट, CUT, UG। ये CUT UG जो है ना बच्चों, ये जो है आपका, ये आपका इंग्लिश मीडियम का है, CUT UG हिंदी मीडियम पे आएंगे। यहाँ पर देखिए महापैक है, महापैक के अंदर अगर जाकर परचेज करते हैं थोड़ा सा ज्यादा होता है नॉर्मल बैचेस से, लेकिन इसके अंदर साल भर में जितने भी बैचेस होते हैं सारे के सारे इसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं सर मुझे एक 4-5 महीने 3-4 महीने का एक बैच मिल जाए जो कि मेरे को साल भर के लिए जिसकी वैलिडिटी मिल जाए, जिसको मैं पढ़ लूँ लाइव क्लासेस, मेरे को 3-4 महीने के लाइव क्लासेस मिल जाए, मैं पूरा सिलेबस पढ़ लूँ, फिर मैं खुद रिवाइज करता रहूँगा, फिर मुझे और लाइव क्लास नहीं चाहिए। तो अगर 3-4 महीने की सिर्फ लाइव क्लास चाहिए आपको, तो उसके लिए आप साइंस एंड हिंदी पे क्लिक कीजिएगा। लेकिन आपको साल भर लाइव क्लासेस चाहिए तो उसके लिए आप महापैक के अंदर आएंगे, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते हैं कि भैया आपको महापैक के अंदर नहीं आना, आपको सिर्फ 3-4 महीने की क्लासेस चाहिए, जो कि क्लास कल से स्टार्ट हो रही है, वही वाला बैच चाहिए। तो वो है हमारा संकल्प बैच। इसके अंदर बच्चों क्लिक करेंगे, नॉर्मली आप देखेंगे तो ये संकल्प बैच आपको 5882 का दिखाई देगा। बाय नाउ पे क्लिक कीजिएगा, मगर डायरेक्ट कंटिन्यू मत कीजिएगा, यहाँ पर एक स्पेशल कोड लगाइएगा बच्चों Y767 और अप्लाई कर दीजिएगा। देखिएगा यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल गया, सीधा सीधा 1000 रुपये का आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, और 4882 पे आपको ये मिल जाएगा। आपको कोड क्या लगाना है बच्चों, Y767 कोड आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। इस कोड को लिख लीजिए, जब भी आप परचेस करेंगे इसी कोड को लगा के परचेस करना है, कोई दूसरा कोड नहीं लगाना, क्योंकि महेंद्र सर का स्पेशल कोड है और इसको लगाते से आप सीधे महेंद्र सर की छत्र छाया में आ जाएंगे। तो मिलते हैं बच्चों क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।